Hello friends, welcome to the Hindu editorial analysis. Today at the 8th of the November 2023 we will discuss editorial published in the Hindu newspaper. आज 8 नवंबर 2023 को जो एडिटोरियल पब्लिश हुआ है इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक आर्टिकल है द प्रॉब्लम विद द 70 आवर्स ए वीक लाइन। ये जो आर्टिकल है ये एक्चुअल में लिखा गया है, जो अभी अभी देखा गया है कि इन्फोसिस के जो को फाउंडर नारायण मूर्ति हैं उन्होंने कहा कि जो है भारत में युवाओं को एक हफ्ते में 70 घंटे काम करने चाहिए, 70 आवर जो है काम करना चाहिए। ये कहते हुए दिस इज माई कंट्री, आई वांट टू वर्क 70 आवर्स ए वीक, एक हफ्ते में मैं 70 घंटे काम करूँगा। परंतु वो यह कहना भूल गए एन नारायण मूर्ति कि 70 घंटे अगर एक हफ्ते में कोई काम करेगा यानी एवरेज रूप से 12 घंटे पर डे, तो उसको सैलरी कितनी मिलेगी, क्या वो 70,000 रुपये महीना सैलरी भी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो अगर देखा जाए तो इसी नारायण मूर्ति की कंपनी में एक विशाल सिक्का थे जो बड़े ऑफिसर पोस्ट पर थे, जिनको नारायण मूर्ति ने जो है गलत तरीके से निकाला था कंपनी से। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये जब बात कर रहे हैं कि हमारे देश में कम्पिटेटिवनेस आएगा और हमारे जो है बहुत सारे जो है देश में जो है ग्रोथ आएगा, ये एक्चुअल में नारायण मूर्ति के अपने कुंठा है। और एक्चुअली जो ये कहना चाहते हैं वो एक एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं भारत में उनका जो मेन मोटिव है प्रॉफिट, वो प्रॉफिट मेकिंग ही उनका मेन मोटिव है। और ये जो एक वर्च्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, जो एडवांस कंट्री की इसमें आर्गूमेंट दे देते हैं, जैसे लगता है कि यही लोग विदेश घूम रहे हैं। और आइए ज़रा देखते हैं कि उन्होंने कहा कि जो एडवांस कंट्री हैं वहाँ पर जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं, यहाँ इसी वजह से वहाँ पर जो है ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो आइए ज़रा हम देखा जाए कि क्या ये सच है नारायण मूर्ति की बातें या कुछ उसमें जो है फ्लॉड है, वो गलत तरीके से पेश किया गया है। तो पहली बात देखा जाए तो नारायण मूर्ति ने एक फैक्चुअली जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया है। पहला, जैसे कि कहा जाए जो एडवांस कंट्री हैं जैसे जर्मनी जापान वगैरह में, वहाँ पर टाइम पीरियड जो है लोगों के बढ़ रहे हैं, जबकि ये सच नहीं है, वो गलत है। वहाँ पर जो लोगों को एक हफ्ते का टाइम पीरियड था काम करने का, वो एक्चुअल में घट रहा है। तो ये फैक्चुअली जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड देखा जाए तो ये जो वर्डन डालना चाहते हैं कि जो प्रोडक्टिविटी है ये बढ़ेगी, लेकिन प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की जिम्मेदारी जो है सिर्फ लेबर की नहीं है, बल्कि हमें एक इनोवेशन भी करने की ज़रूरत है। वहाँ पर एक इनोवेटिव आइडिया लाने की ज़रूरत है और उसके लिए हमें पैसे भी खर्च करने की ज़रूरत है इनोवेशन पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन पर, जो कि हमारे देश में बिल्कुल नहीं हो रहा। और तीसरा क्रिटिकल फैक्टर है कि ये चाहते हैं प्रोडक्टिविटी बढ़े, लेकिन बिना इनोवेशन के हमारी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, ये क्या लेबर की वजह से ऐसा संभव है। थर्ड पॉइंट देखा जाए तो नारायण मूर्ति ने कहा कि 70 घंटे अगर काम करे तो वो जो है कंपनी के ग्रोथ के लिए काम होगा, लेकिन ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड क्या कहता है कि एक हफ्ते में 70 घंटा जो है, ये जो व्यक्ति की बात की जाती है कि डिसेंट वर्क, जिसके कॉन्सेप्ट हम देते हैं, एक नोशन है डिसेंट वर्क का इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, जो उसका एक फंडामेंटल कन्वेंशन है उसके ही खिलाफ है। क्योंकि जो वर्किंग आवर को एक्चुअल में वो चाहता है कि जो कम किया जाए, जिस उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए, उनके वर्क जो प्रोडक्टिव वर्क है वो बढ़ाया जाए, लेकिन उनके जो आवर को घटाया जाए। अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल लेबर जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो जिसका इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड है, वो ये कहता है कि जो एक प्री रिक्विजिट कंडीशन है कि अगर हमें मार्केट में एक्सेस करना है, हमें एडवांस कंट्री जो एक्सेस कर रही हैं एक्चुअल में वो सप्लाई चेन में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर इनोवेशन भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। अगर देखा जाए तो जो हम इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड को अगर पालन नहीं करते हैं तो ये बहुत बड़ा देखा जाए तो इंडियन इंडस्ट्री जो अगर चाहते हैं पूरा अपने ग्लोबल मार्केट में एक्सपेंड करना है, पूरा विश्व में चाहते हैं अपनी कंपनी का प्रचार प्रसार करना, तो संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि ILO के कन्वेंशन को मानना इनके लिए आवश्यक हो जाएगा। आगे देखा जाए वर्किंग आवर इन एडवांस कंट्री, जैसा कि उन्होंने कहा, आइए जरा हम देखें क्या वर्किंग कंडीशन एडवांस कंट्री, डेवलप्ड कंट्री में क्या है। पिछले 150 सालों का इतिहास देखा जाए तो जर्मनी में एक्चुअल में 59% वर्किंग आवर कम हो गए। जो पहले 68 घंटे 68 आवर हुआ करते थे 1870 में, 1870 में, अब वो जो है 28 घंटे हो गए 2017। मात्र एक हफ्ते में व्यक्ति केवल 28 घंटा काम कर रहा है जर्मनी में, यानी बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स है। यानी आदमी जो है 7 घंटे एक हफ्ते में जो है 5 घंटे से भी कम टाइम वो एक दिन में काम कर रहा है। जापान में जो पहले 44 घंटे होता था 1961 में, अब 1950 के आसपास देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन अब वहाँ पर घटा करके 35 घंटे रखे दिए गए एक सप्ताह में। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो एडवांस कंट्री हैं, जो एडवांस इकोनॉमी वाली कंट्री हैं, वहाँ पर लोगों के वर्किंग आवर घट रहे हैं और उनकी इनकम जो है बढ़ रही है।
इससे क्या होता है, पीपल्स को जो है ज़्यादा इन्जॉयमेंट मिलता है, उसको लीजर मिलता है और जो है बहुत ज़्यादा अपने इनोवेटिव आइडिया को भी काम कर सकता है, अपने अपने आप को भी टाइम दे सकता है। और जो प्रोडक्टिविटी की बात की जाए तो प्रोडक्टिविटी एक्चुअल में जो है इकोनॉमीज की अगर बढ़ेगी तो वर्कर की कंडीशन को सुधार करके ही बढ़ सकती है। अगर पुअर कंडीशन है, पुअर इकोनॉमिक कंडीशन वर्कर की है तो हम बहुत ज़्यादा जो है प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा सकते हैं, वो प्रोडक्टिविटी लो ही रहेगी। और लो प्रोडक्टिविटी को अगर हम हाई में बदलेंगे तो वर्कर के ऊपर जो है बर्डन बढ़ाना पड़ेगा। यही चाहते हैं नारायण मूर्ति। अगर आगे देखें तो जो ILO की बात की जाए तो वर्किंग टाइम एंड वर्क लाइफ बैलेंस अराउंड द वर्ल्ड, ये ILO का एक कॉन्सेप्ट है। इसमें कहा गया कि जो वर्किंग आवर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें पर्सन को रेस्ट पीरियड भी मिलना चाहिए, उसको फिजिकल और मेंटल हेल्थ और वेलबींग को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए वर्कर का, ये ILO का कन्वेंशन कहता है। इसके साथ देखा जाए तो उन्होंने कहा कि डिसीजन ऑन वर्किंग टाइम इशू कैन आल्सो हैव रिपरकशंस फॉर द ब्रॉडर हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी के भी हेल्थ को ध्यान देना है, वर्कर के भी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को भी ध्यान देना है, तभी जा कर के हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर देखा जाए भारत में तो भारत में बहुत बड़ी लार्ज जो है यंग पॉपुलेशन है। अब यंग पॉपुलेशन देखा जाए तो यहाँ पर बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। तो जो नारायण मूर्ति की जो बातें हैं अगर देखा जाए तो वो एक्चुअल में रियल मार्केट में चल रहा है, उसी को वो एक लीगल सिस्टम में बदलना चाहते हैं। ये सच है, आज ही लोग जो है 12 घंटा का 14 घंटा एक दिन में लोग काम कर रहे हैं। ये रियलिटी प्रेजेंट टाइम में भारत में है। फैक्ट्रियों की स्थिति है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन की स्थिति है। तो नारायण मूर्ति ने जो कहा है एक्चुअल में वो जो रियलिटी को ही एक ऑन पेपर उतारना चाहते हैं। अगर देखा जाए भारत में 70 आवर जो है अगर होता है तो ये एक रिप्रेजेंट ही करेगा कि नारायण मूर्ति की कुंठा है, लेकिन फिर भी ये रियलिटी है भारत की, इसे भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब आगे देखा जाए तो जो हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की, तो किसी भी कंट्री की जो प्रोडक्टिविटी है, पहले ही कहा गया कि वो इनोवेशन सिस्टम हमारा जो होगा जितना ज़्यादा स्ट्रेंथेन होगा उसी पर डिपेंड करती है प्रोडक्टिविटी, तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अगर देखा जाए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 की बात की जाए, जिसको जो है नीति आयोग ने प्रोड्यूस किया था, उसमें भी कहा गया था कि जो है प्रोडक्टिविटी के लिए अगर इंडिया की बात की जाती है तो हमें जो अपने एक्सपेंडिचर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उस पर बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि पहले जो है 0.65% हुआ करता था, अब वो भी थोड़ा घट गया है, अब 0.64% जो है 2021 में रह चुका है। यानी हमारे यहाँ जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन पर जो पैसे खर्च हो रहे हैं लगातार घट रहे हैं बढ़ने के बजाय। ऐसा जो है डाटा DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से भी आया है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इन्फॉर्म किया कि जो प्राइवेट सेक्टर हैं जो कंट्री के रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उनका योगदान जो है 41% है 2020-21 में हुआ करता था। अब वो भी जो है पहले 45% था, यानी 2012-13 में 45% था, 2020-21 में 41% हो गया, यानी 4% इन्होंने खुद ही स्पेंडिंग को कट कर दिया है। अब ये चाहते हैं कि जो है लेबर की जो है डिमांड जो वर्किंग आवर को बढ़ाया जाए। अब देखा जाए पूरे विश्व की अगर बात करें, एडवांस कंट्री की बात करें, तो प्राइवेट सेक्टर का जो है शेयर इनोवेशन रिसर्च एंड इनोवेशन डेवलपमेंट में ज़्यादा रहा है। जैसा देखा जाए तो 2020 की बात करें तो जापान में तो 79% है, भारत में 41% है, कोरिया में 79%, 75% जो है यूनाइटेड स्टेट में है, 67% जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम में है। इवन चाइना की बात की जाए तो चाइना में 77% जो है प्राइवेट सेक्टर का ही शेयर होता है रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन में। इस तरीके से देखा जाए जो इंडियन इंटरप्राइजेज हैं वो एक्चुअल में उनके कम्पिटेटिव एज की तो बात करते हैं, लेकिन अगर वो ग्लोबल मार्केट में उतरना चाहते हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी लो ही रहेगी, क्योंकि रिसर्च एंड इनोवेशन में वो पिछड़ जाएंगे। जापान, चाइना, कोरिया, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, इन देशों से लगातार पिछड़ते चले जाएंगे और फिर उनका क्या होगा कि हमें जो है कम्पिटेटिव मार्केट नहीं मिल रहा है, हमें जो है इक्वल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है, इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है। इस तरीके की शिकायतें आती रहेंगी। अगर देखा जाए ILO का जो कन्वेंशन नंबर 1 है, द आवर ऑफ वर्क इंडस्ट्री कन्वेंशन 1919 विच हैड बेंचमार्क 8 आवर एवरेज वर्किंग डे, तो ILO भी कहता है और उसके साथ साथ देखा जाए इंडस्ट्री कन्वेंशन 1919 भी कहता है कि एक दिन में एक व्यक्ति से 8 घंटे कार्य कराया जाना चाहिए। यही एक डिसेंट वर्क का एजेंडा है और यही डिसेंट वर्किंग टाइम को हम कंसीडर कर सकते हैं। अगर एडवांस कंट्री में देखा जाए तो जो इंटरनेशनल
जो लेबर स्टैंडर्ड है उसको जो है अब देखा जाए, जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, अब एडवांस कंट्री उसको अपने ट्रेड एग्रीमेंट में भी ऐड कर रही है। जैसे भारत ही कर रहा है डिफरेंट कंट्री के साथ, जैसे यूरोपियन यूनियन के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ। भारत ने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं यूनाइटेड किंगडम या यूई के साथ, उसमें ये चीज़ रखा गया है कि जो इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड है, जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है, उसमें शामिल किया गया। यानी जो लेबर है, जो उनके सामान हम बिक्री करेंगे या जो भी काम करेंगे, वो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, उसमें स्टैंडर्ड रखा गया है या नहीं। अगर नेगोशिएशन की बात देखा जाए तो जो यूरोपियन यूनियन है, लास्ट ईयर जो उसने अपने एक चैप्टर ही इंक्लूड किया है, ट्रेड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, विच से दैट मेंबर ऑफ दिस बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट India and the European Union shall promote decent working condition for all with regard to inter alia wages and earning, working hour and other condition of work and social protection। तो यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए, उसमें साफ साफ कहा गया है कि हमें डिसेंट वर्किंग कंडीशन को अप्लाई करनी है, वेज, अर्निंग, वर्किंग आवर, इन सभी चीज़ों को सोशल प्रोटेक्शन के साथ हमें अप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाकर के ये डील कंप्लीट होगा। तो इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड की बात की जाए तो हमें जो है इसको इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क की बात करते हैं, इसमें भी इसको रखा गया है। फिर IPEF जो है, जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, इसमें जो 14 कंट्री हैं, जिसमें कि अमेरिका उसका लीडिंग कंट्री है, उसमें भी रखा गया है कि जो वर्कर की कंडीशन है उसे हमें ध्यान देना होगा। आगे देखा जाए, जो EPEF मेंबर हैं, इन्होंने एक एग्रीमेंट किया है कि जो भी जो सप्लाई चेन रेजिलियंस होगा, उसमें भी इन चीज़ों को इंक्लूड किया जाएगा कि जो हम बात करते हैं लेबर राइट्स की, तो लेबर राइट्स को ध्यान के रखा जाए, उससे रिस्पेक्ट किया जाएगा और हमें एक ऐसा मार्केट में ऐसा डिमांड क्रिएट किया जाएगा जो सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल सोर्स सप्लाई की तरफ बढ़े। अगर लेबर राइट्स की बात की जाए, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जिसका फंडामेंटल कन्वेंशन है, तो उसमें इंक्लूड किया गया है कि एक्सेप्टेंस कंडीशन ऑफ वर्क विथ रिस्पेक्ट टू मिनिमम वेज एंड आवर ऑफ वर्क। तो हमें मिनिमम वेज और आवर ऑफ वर्क की दोनों बात कीजिए। तो जो नारायण मूर्ति ने कहा कि 70 घंटे एक हफ्ते में काम किए जाने चाहिए, अगर नारायण मूर्ति ने यही कहा होता कि एक हफ्ते में 70 घंटे काम हो, लेकिन उस व्यक्ति को 70,000 रुपया मंथली सैलरी भी मिलनी चाहिए, 14 छुट्टियों के साथ और संडे की छुट्टी यानी वीकली एक छुट्टी के साथ, तब जो है उनके बातों की सराहना की जाती। अगर इंडियन कंपनी की बात की जाए तो अगर ये जो है IPEF की मेंबर कंट्री के साथ बिजनेस करना चाहती हैं तो इनको जो है लेबर राइट्स को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज इनके लिए ग्लोबल मार्केट टफ हो जाएगा। सप्लाई चेन रेगुलेशन की बात की जाए तो यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर स्टेट हैं वो जो है रेगुलेशन पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जो सप्लाई चेन है, और सप्लाई चेन ड्यू डिलीजेंस की बात की जा रही है, और जिसमें जो है चाइल्ड लेबर एक्सप्लॉयटेशन की बात की जाए, वेज की बात की जा रही है। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात की जा रही है, इन सबको ध्यान में रखते हुए फ्रांस ने एक जो है सबसे पहले एक कानून कारपोरेट ड्यूटी ऑफ विजिलेंस लॉ 2017 को पारित कर दिया है, जिसमें यह कहा गया है किसी भी फ्रेंच कंपनी में जो फ्रांस में काम करती हो, एटलीस्ट जिसके पास 5,000 एम्प्लॉय हो, या अगर जो है 10,000 पूरे विश्व में जिसके पास 10,000 एम्प्लॉय हों, उनको ये जो है कानून अप्लाई करना पड़ेगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, यानी उनकी डायरेक्ट कंपनी में या सब्सिडरी कंपनी के अकॉर्डिंग भी उनको ये करना पड़ेगा। इसी तरह जर्मनी ने भी एक लॉ इनेक्ट किया है, सप्लाई चेन ड्यू डिलिजेंस एक्ट 2022, और इसमें मैंडेटरी किया है कि जर्मनी कंपनी जो होंगी जिनमें 3,000 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, उन्हें मॉनिटर किया जाएगा क्या वो ह्यूमन राइट्स को पालन कर रही हैं या उनका वायलेशन कर रहे हैं, जैसे कि फोर्स लेबर तो नहीं हो रहा है, या वहाँ पर जो है कोई अपना ऑपरेशन कर रहा है, जो है किसी काम को लेकर के जो डायरेक्ट सप्लाई दी जा रही है, सप्लाई वर्क हो रहा है, सप्लाई जो है वस्तुओं का हो रहा है, क्या उसमें सारे चीज़ ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग हो रहे हैं या नहीं। और ये चीज़ें जर्मनी की कंपनियों में, चाहे जर्मनी में हो चाहे जर्मनी के बाहर एब्रॉड में काम करती हों, उनके लिए अप्लीकेबल होगा। इस तरीके से देखा जाए तो जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर स्टेट हैं, अब ये कलेक्टिवली जो है कारपोरेट सस्टेनेबिलिटी ड्यू डिलिजेंस डायरेक्टिव 2023 उन्होंने बनाया, उसको एडाप्ट भी कर लिया है, जिसमें अब वो क्या करेंगे, अब सारे जो है लॉ को पारित करेंगे, साथ साथ उसमें जो है किसी तरीके से चाइल्ड लेबर या लेबर एक्सप्लॉयटेशन न होने पाए, इसका वो ध्यान रखेंगे। तो भारतीय कंपनियों को भी इसमें आगे आना होगा, तभी जाकर के वो सफल हो सकते हैं। इसलिए जो है अगर देखा जाए पूरे वर्ल्ड वाइड में अगर हमें अपने इन लॉ को स्ट्रिक्ट तरीके से इन्फोर्समेंट करेंगे, इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे, तभी जाकर के हम ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बन सकते हैं। अदरवाइज इंडिया इंक जो है एक जो इल एफर्ड प्रयास कर रही है, एक सपोर्ट कर रही है वीकेनिंग ऑफ द लेबर राइट्स की, तो वो सफल नहीं होंगे।
नेक्स्ट आर्टिकल है क्लोजर टुगेदर। तो इंडिया और भूटान के बीच देखा जाए तो हमारे जो है एक ट्रेडिशनल पार्टनरशिप रही है, और लेकिन इस समय देखा जाए तो भूटान ने चाइना के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं था, डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं था। अब वो जो है डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाना चाहता है, उससे थोड़ा सा रिश्ते खराब होते तो नहीं दिख रहे हैं, परंतु हाँ हमें सतर्क भी रहने की ज़रूरत है। अगर देखा जाए तो भारत और भूटान ने ये अब जो है इन्होंने एक डिसीजन लिया है, डिसाइड किया है कि हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी का जो पार्ट है उसको और भी बढ़ाएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और भूटान के 5th किंग जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुंग ने जो है उन्होंने कहा कि जो एक इम्पॉर्टेंट मार्केट हमें जो है बढ़ाने की ज़रूरत है, जो बायलैटरल ट्रेड है, रीजनल इनिशिएटिव है, उसे हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके लिए उन्होंने ज्वाइंट स्टेटमेंट को भी लॉन्च किया, जिसमें कहा गया है कि जो है कोकराझार गेलुफू रेल लिंक है जिसको कनेक्ट जो भूटान को आसाम से कनेक्ट करता है उस पर और भी काम किया जाएगा, और इस पर और भी डिस्कशन हुआ कि जो भूटान को वेस्ट बंगाल रेल लिंक से भी जोड़ा जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो भूटान और बांग्लादेश का ट्रेड को भी फैसिलिटेट किया जाएगा, और देखा जाए तो उसको भी रेल लिंक से जोड़ने की बात कीजिए, उसको अपग्रेड करने की बात की जा रही, और कुछ चेक पॉइंट्स को बढ़ाया जाएंगे जिससे इंडिया भूटान बॉर्डर पर ऐसे स्थापित चेक पॉइंट्स किए जाएंगे। इसके अलावा देखा जाए कि जो प्लान है इनका, फ्यूचर प्लान है, तो ये लोग चाहते हैं, भारत और भूटान दोनों कंट्री ये चाह रहे हैं कि हमारी जो रीजनल ग्रोथ है, जिसमें हम बेस्ट बात करें तो रीजनल ग्रोथ को ये लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इसमें देखा जाए तो वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट को जोड़ा जा रहा है भूटान से, जो भूटान का साउदर्न रीजन है, ईस्टर्न जो जोंग खास डिस्ट्रिक्ट है उसे जो है जोड़ना चाहते हैं, साथ ही साथ बांग्लादेश को जो है भी जोड़ना चाहते हैं, नॉर्दर्न बांग्लादेश। इससे क्या होगा कि जो भूटान की इकोनॉमी है थोड़ा सा स्ट्रेंथेन होगी, क्योंकि भूटान की इकोनॉमी जो स्पेशली हाइड्रो पावर और टूरिज्म के रेवेन्यू पर डिपेंड है, लेकिन कोरोना आने की वजह से वो टूरिज्म जो ध्वस्त हो गया। उसके बाद जो है ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है वो उसके हाइड्रो पावर को या टूरिज्म को भी नुकसान पहुँचा सकता है। भूटान और सूरीनाम पूरे विश्व में ऐसे दो ही देश हैं जो कार्बन न्यूट्रल नहीं है, बल्कि कार्बन जो है वो नेगेटिव है। जितना वो जो है पूरे देश में कार्बन पैदा करते हैं उससे ज़्यादा वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं या कार्बन को सोख लेते हैं। इससे देखा जाए तो उनकी जो है इकोनॉमी जो स्पेशली टूरिज्म पर बेस्ड है वो जो है खतरे में आ सकती है। अब देखा जाए तो जो ये जो भूटान के किंग ने जो न्यू प्रोजेक्ट को लेकर प्रपोज किया गया है, उन्होंने प्रपोज किया कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा भूटान के साउदर्न बॉर्डर पे, जो कि आसाम से अटैच होगा, और वहाँ पर एक एयरपोर्ट बनाया जाएगा केलेफू। उनका जो है एक्सपेक्टेशन है कि जो इससे के इन्वेस्टमेंट आएंगे उनके राज्य में और उनका ग्रोथ होगा। अगर देखा जाए जो बांग्लादेश के साथ उन्होंने भूटान ने एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था 2020 में, जिससे कि भूटान का एक्सपोर्ट जो है लोकल प्रोड्यूस जो है वो बढ़ सके, और वो बांग्लादेश के साथ उनके जो है ट्रेड थोड़े से बढ़ सके, जिससे कि उनके सब रीजन में उनके व्यापार बढ़े। लेकिन इसके बाद देखा जाए जो भारत का एनर्जी एक्सचेंज प्रोग्राम है, स्पेशली भारत जो है भूटान से बिजली बहुत ज़्यादा खरीदता है। भूटान की सारी बिजली जो वहाँ से बच जाती है उसके पास एक्सेस है तो उसे भारत खरीद लेता है। इसी तरह नेपाल का भी है। तो नेपाल और भूटान जो है भारत के ऐसे पार्टनर हैं जहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बहुत ज़्यादा है और वो भारत के ऊपर डिपेंड है, भारत को ही वो बेचते हैं। उनका जो है बहुत बड़ा फायदा है। इससे क्या होता है कि रीजनल ग्रोथ भी हो रहा है, इंट्रा रीजनल जो है ग्रोथ भी हो रहा है। और जैसा कि हम देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में पूरे विश्व में स्थिति जो है बदल रही है, इसलिए रीजनल ग्रोथ को ध्यान देने की आवश्यकता ये सब देश को जो है महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक या जापान भी इन लोगों की मदद कर रहा है, सब रीजनल हब बना रहे हैं और वो जो लोग उसको फंडिंग कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो भारत के सामने कुछ प्रॉब्लम भी हैं, जैसा कि देखा जाए चाइना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है धीरे धीरे, और पाकिस्तान तो ऑलरेडी रहा है। लेकिन भारत का देखा जाए तो जो पूर्वी साइड थी वहाँ पर हम सुरक्षित थे, लेकिन म्यांमार में जब से कू हो गया है 2021 में, तब से हम देख रहे हैं कि हमारा ट्रेड और लैंड कनेक्टिविटी थोड़े से गड़बड़ हो गए हैं और हमारा ट्रेड जो है डिस्टर्ब हो गया, जिससे कि बहुत बड़ा मार्केट ख़राब हो गया है। और एनर्जी लिंक को भी जो है हम बात कर सकते थे, भूटान जो है बात कर सकता था कि म्यांमार तक भेजे, उसके लिए थोड़ा सा खतरा वाली बात है। तो हमें जो है एक एंटी ग्लोबलाइजेशन के ट्रेंड जो चल रहे हैं भविष्य में, हो सकता है भविष्य में जो है भयंकर स्तर पर पहुंच जाए। और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हम दे रखे हैं, जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जो है हर कंटिनेंट में चल रहे हैं, इसलिए इनसे भी बचने की ज़रूरत है। इसलिए भारत को जो है इनके रीजनल ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए भारत जो काम कर रहा है, इस पर और भी काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारी पार्टनरशिप बढ़े। लेकिन इसमें एक समस्या है कि जो है नेपाल हमेशा चाइना का पक्ष लेता है, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सभी जो है मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब चाइना का पक्ष लेते हैं। इससे भारत के लिए खतरा है। और अब जो है
भूटान ने भी चाइना के साथ जो है एक एग्रीमेंट किए हैं जो उसके बॉर्डर को लेकर के। इससे भारत को खतरा है डोकलाम वाले जो है पार्ट पर, और साथ ही साथ जो भारत का चिकन नेक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, वहाँ पर बहुत बड़ा खतरा रहता है। चाइना चाहता है वहाँ पर अटैक करना, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट को भारत से वो डिस्कनेक्ट कर सके, तो ये हमारे लिए खतरा है। नेक्स्ट आर्टिकल है ए वर्डिक्ट दैट हैम्पर्स इंटरनेशनल लॉ एप्लीकेशन। इसको लिखा है प्रभास रंजन ने, और ये जो है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। ये हमारे जीएस थर्ड के इकोनॉमी सेक्शन से जुड़ा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ चीज़ें इकोनॉमी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो इंटरनेशनल लॉ से भी जुड़े होते हैं। हमारे जो है इंटरनेशनल ट्रेड्स, इसमें एक चैप्टर ही है पूरा। तो जो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिसको जो है अगर व्यक्ति जो है अच्छे से नहीं जानता, उसमें जो एनालिसिस नहीं किया रहेगा तो समस्या आ सकती है। इसमें में देखा जाए तो भारत में इसको लेकर के चल रहा है जो फॉरेन ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं। जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर हैं वो भारत में कुछ एक्चुअल में अनसर्टेनिटी फेस कर रहे हैं टैक्सेशन के मामले में। तो अगर देखा जाए तो अगर टैक्सेशन के मामले में कुछ अनसर्टेनिटी रहेगी तो इन्वेस्टन भारत में जो है इन्वेस्टर नहीं लेके नहीं आएंगे, इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो हमारे देश में इन्वेस्टन को जो है धक्का लगेगा। इसलिए देखा जाए तो हमें टैक्सेशन से रिलेटेड कुछ लॉ को क्लियर किए जाने की आवश्यकता है। अगर देखा जाए टैक्सेशन रिलेटेड जो इम्प्रोबेबिलिटी है, जो अनिश्चितताएं देखने को मिल, जो एम्बिग्यूटी देखने को मिल रही है, वो एक्चुअल में केवल एग्जीक्यूटिव ही नहीं बल्कि जुडिशरी के एक्शन को भी जो है इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। जैसा कि देखा जाए कि जो बिजनेस कर रहे हैं, फॉरेन प्लेयर हैं जो भारत में बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए कुछ समस्याएं आ रही हैं। जैसे कि देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली में एक जजमेंट दिया है, असेसिंग ऑफिसर सर्किल इंटरनेशनल टैक्सेशन न्यू दिल्ली वर्सेस मेसर्स नेस्ले एसए केस, जिसमें कहा गया है जो है स्पेशली 11 पेटिशनर जो इन्वॉल्व थे उनको डिस्पोज कर दिया गया। कॉरपोरेशन जो स्पेशली जो नेस्ले था, जो कि स्विस मल्टीनेशनल कंपनी है, और स्टेरिया जो कि यूरोपियन कंपनी है, जो कि डिजर्व करती थी, लेकिन एक्चुअल में उनके साथ कुछ अजीब करीब काम हो गया। तो अगर देखा जाए तो वो टैक्सेशन को लेकर के उनके ऊपर बर्डन बढ़ रहा है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर जो है उनकी जो हम बात करते हैं कि जो फेवर्ड नेशन की बात करते हैं, या जो उनके जो वायबल कंपनी है या नहीं, तो वो जो है वायबिलिटी घटेगी तो समस्याएं आएगी। जैसे देखा जाए कि क्रिटिकल क्वेश्चन ये है कि हम बात करते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन, ये जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के क्लाज में भी है कि हम जो है एक कंट्री दूसरे कंट्री को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देता है जिससे कि टैक्स कम किया जाए। इसमें एक चीज़ रखा गया है जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को रखा है, जिसको भी भारत ने भी साइन किया है। तो ये देखने वाली बात है कि जो इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 90 है, क्या उसे बिना नोटिफिकेशन के ही क्या इसको अप्लाई किया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या भारत उसको जो है इस ट्रीटी को बिना जो है साइन तो कर चुका है, क्या भारत उसको बिना नोटिफिकेशन के ही इफेक्ट में ला सकता है। तो इसमें देखा जाए तो कुछ प्रोविज़न भारत के ऐसे हैं जो इंडिया ने साइन किए हैं कुछ ट्रीटीज़ को, जो कंट्री को डबल टैक्सेशन से बचाते हैं। एक ही जो है व्यक्ति को या एक ही कंपनी को है, भारत में भी और विदेश के डिफरेंट कंट्री में भी एक ही काम के लिए, एक ही जो प्रोडक्शन के लिए जो है उसके ऊपर कहीं दोहरा टैक्स न लग जाए, इससे बचने के लिए किया जाता है। अब देखा जाए ऑन मोस्ट फेवर्ड नेशन, तो मोस्ट फेवर्ड नेशन देखा जाए तो ये एक्चुअल में किसी भी कंट्री की, जैसे कि बात की जाए भारत का अगर बायलैटरल जो है हम बात कर रहे हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट अगर कर रहे हैं, जैसे स्पेशली नीदरलैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, तो जो मोस्ट फेवर्ड नेशन होते हैं एक्चुअल माना जाता है एक कंट्री देगा तो दूसरा कंट्री भी उसको प्रोवाइड कर देगा। लेकिन देखा जाए तो जो भारत ने साइन किया है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, उसमें नीदरलैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड से किए गए इन तीनों कंट्री के, जो कि OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के मेंबर हैं, और ये रिक्वायर करता है कि जो इन्होंने 10% टैक्स जो है विथ होल्ड करेंगे, टैक्स को 10% घटा लेंगे। टैक्स एंड डिविडेंड जो कि डिविडेंड पर है, तो इंडियन एंटिटी जो फॉरेन कंपनी में काम कर फॉरेन जो है कंपनियां हैं जो रेजिडेंस हैं स्पेशली नीदरलैंड, फ्रांस की, स्विट्जरलैंड की, उनके ऊपर कम किया जाना चाहिए। यानी सिंपल देखा जाए तो जो बात कर रहे हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, वो सीधे कह रहा है कि 10% ये टैक्स घटाएं। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर मोस्ट फेवर्ड नेशन का भी उसमें क्राइटेरिया है, लेकिन अगर देखा जाए तो भारत जो है अगर ये एक्सटेंड करता है प्रेफरेंशियल टैक्स ट्रीटमेंट थर्ड कंट्री को, जो कि जो है करना पड़ेगा, जो कि OECD का कंट्री है, तब यहाँ पर जो है सेम ट्रीटमेंट देना पड़ेगा जैसे कि उसने नीदरलैंड, फ्रांस और स्विट्जरलैंड को दिया है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के मामले में। लेकिन अगर भारत देखा जाए, भारत का जो है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो है स्लोवेनिया, कोलंबिया और लिथुआनिया
के साथ भी है, जो उनके लोअर टैक्सेशन रेट की बात की गई, जहाँ पर वो 5% की बात की गई है। तब किसी देश के साथ 5% होगा, किसी के साथ 10% का होगा, तो ये एक समस्या क्रिएट करेगा। व्हेन इंडिया साइन डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट विद दिस कंट्री दे वेयर नॉट OECD मेंबर बट ज्वाइन द ग्रुप लेटर। तो ये जो कंपनी है, कंट्री हैं स्लोवेनिया, कोलंबिया, लिथुआनिया, ये जो है एक्चुअली शुरुआत में नहीं थी OECD के मेंबर, लेकिन बाद में हो गई। तो अब यहाँ पर ये चीज़ें आ रही है कि क्या इनको भी 10% प्रेफरेंशियल टैक्स में जो छूट दी जाए या नहीं। ये मामला जो है दिल्ली हाई कोर्ट में पहुँचा और वहाँ पर रखा गया कि मोस्ट फेवर्ड नेशन के प्रोविजन को ध्यान रखा जाए। तो द प्रेफरेंशियल टैक्स इन से द इंडिया स्लोवेनिया डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट शुड एक्सटेंड टू द इन कंट्री के साथ भी एक्सटेंड करने की बात की गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको जो डिसीजन दिया, जैसे कि जो कहा गया था कि इंडिया नीदरलैंड का जो एग्रीमेंट है उसके साथ ही इन लोगों के साथ भी जो है एक्सटेंड किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया कि जो नीदरलैंड फ्रांस के साथ हो रहा है, ये स्लोवेनिया, कोलंबिया, लिथुआनिया के साथ भी ऐसा ही ट्रीटमेंट किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे ओवर रूल कर दिया और ऐसा कहा ऐसा संभव नहीं है। अब देखा जाए तो स्लोवेनिया जो कि OECD का मेंबर पहले नहीं था, अब हो गया है। तो इससे क्या होता है कि जो कुछ बेनिफिट हैं जो स्लोवेनिया को मिलने चाहिए, तो OECD मेंबर जो कि बाद में बना उसको नहीं मिल रहा है, जो कि नीदरलैंड को मिल रहा है। इसके क्या हुआ कि इसके वजह से क्या हुआ, एक बर्डन बढ़ गया। करीब जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनके ऊपर 11,000 करोड़ रुपए का बर्डन बढ़ गया एक टैक्स के रूप में। अब यहाँ पर समस्या क्या आ सकती है, इसको जो है पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये लोग क्या करेंगे, उसको दुष्प्रचारित करेंगे कि भारत में टैक्सेशन लॉ सही नहीं है और 11,000 करोड़ रुपये जो है बहुत बड़ी अमाउंट है, इतना बड़ा टैक्स हमको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है डिफरेंट कानून की वजह से। इससे क्या होता है कि हमारा जो है इन्वायरमेंट ख़राब होता है और टैक्सेशन लॉ सही नहीं होने की वजह से हमने देखा कि अभी नीदरलैंड की एक कंपनी थी जिसके वजह 2012 में केस चल रहे थे, जो है बीते हुए समय के इनकम टैक्स लोग लेना चाह रहे थे और फाइनली हुआ क्या कि भारत के बहुत बड़ा लॉस हुआ और उसने भारत का एक बहुत बड़ा प्लेन भी रख लिया जिसको मीडिया ने नहीं कवर किया और इससे हुआ कि भारत के करीब करीब $1 बिलियन का नुकसान हुआ था। तो अगर आगे देखा जाए तो कुछ इस तरीके के रीजनिंग से होता क्या है, कुछ जो है विवाद क्रिएट हो जाता है। जैसे बात की जाए जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं, इज ए मेंबर ऑफ OECD, तो OECD का मेंबर है या नहीं है। अगर इस तरीके से हम ट्रीटी में ध्यान देंगे, जो हमारे जो इंटरप्रिटेशन है, जो डोमेस्टिक लॉ है और उनका जो इंटरनेशनल ट्रीटी है, उनमें जो है मिसमैच क्रिएट हो जाएगा। और जो हम बात करते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन की जो इकोनॉमिक ट्रीटी हमारी हैं, वो जो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होनी चाहिए वो डिस्क्रिमिनेटरी हो जाएगी। जैसा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटी क्या कहता है कि इंश्योर दैट फ्यूचर बेनिफिट गिवन टू ए थर्ड कंट्री बाय वन ऑफ द ट्रीटी साइनिंग कंट्री बिकम ऑटोमेटिकली अवेलेबल टू इट ट्रीटी पार्टनर। यानी कोई भी कंट्री अगर जो है एक ग्रुपिंग है, जो एक कंट्री जो है बेनिफिट पा रही है, तो फ्यूचर में अगर कोई कंट्री जो है ट्रीटी साइन करती है तो उसको ऑटोमेटिकली ये बेनिफिट दिया जाएगा। यानी जो OECD मेंबर कौन से कंट्री हैं या कौन से नहीं हैं, अगर इस तरीके से जो है बात की जाएगी, जैसा कि हमने कहा कि नीदरलैंड, जर्मन, फ्रांस को जो है फेवर्ड ज़्यादा किया गया और लिथुआनिया को और कोलंबिया को, स्लोवेनिया को कम किया गया, तो ये जो है एक्चुअल में देखा जाए तो मोस्ट फेवर्ड नेशन की ट्रीटी का ही उल्लंघन करता है। डुअलिज्म स्ट्राइक बैक। अब देखा जाए तो यहाँ पर एक क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है फैसला दिया है मोस्ट फेवर्ड नेशन के प्रोविज़न को लेकर के, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट के लेकर के, उसमें कहा गया कि जो सेक्शन 90 है इनकम टैक्स का, वो नेसेसरी और मैंडेटरी है। और कोर्ट ने यह भी कहा कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ डुअलिज्म वेयर द इंटरनेशनल लॉ इज नॉट एनफोर्सेबल डोमेस्टिकली टिल इट इज ट्रांसफर्ड इनटू म्यूनिसिपल लॉ थ्रू इनेबलिंग लेजिस्लेशन। तो उन्होंने कहा कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो तब तक इन्फोर्समेंट में नहीं आ सकती, सुप्रीम कोर्ट का कहना है, जब तक कि उसको हम म्यूनिसिपल लॉ की तरह जो है इनेबल न करें। यानी सिंपल कहा गया कि उसको पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर या म्यूनिसिपल पार्टी जो है उसको अपने रेगुलेशन में लाए, अपने लेजिस्लेशन में लाए। यानी जो डोमेस्टिक लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, डोमेस्टिक लॉ की तरह उन्हें लागू करना पड़ेगा, तब जाकर के इनकम टैक्स का जो सेक्शन 91 है वो उस पर अप्लाई होगा। और वो भी कौन अप्लाई करेगा, वह अप्लाई करने का पावर है एग्जीक्यूटिव के पास, जुडिशरी या लेजिस्लेटिव के पास नहीं है। तो इस तरीके से देखा जाए तो कुछ जो है एक जो डोमेस्टिक लीगल रिजीम है, इंटरनेशनल लीगल रिजीम है, इंटरनेशनल लीगल रिजीम को या लॉ को डोमेस्टिक लीगल रिजीम में जो है इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। तो इससे क्या हो सकता है कि जो इनकन्सिस्टेंसी क्रिएट हो सकती है। जैसा कि देखा जाए दिस प्रिंसिपल हैज़ बीन लेड डाउन इन द केसेस सच एज PUCL वर्सेस इंडिया।
तो इस तरह की कुछ चीज़ें आई भी, जैसे PUCL वर्सेस इंडिया, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, पुट्टा सेमी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इन सब केसेस में भी आई। और प्रिजम्पशन ऑफ द कंपेटिबिलिटी और प्रिजम्पशन ऑफ द कंसिस्टेंसी, ये जो है हम जानते हैं कानूनी मैटर ऐसे क्रिएट हो जाते हैं जिनका इंटरप्रिटेशन जो है फाइनल जो है देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का होता है। लेकिन फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जो डोमेस्टिक है इंटरनेशनल लॉ एक दूसरे के साथ कंसिस्टेंट होने चाहिए, यानी इंटरनेशनल ट्रेड हमारा अगर होगा तो हमारे डोमेस्टिक जो है जो बिजनेसमैन हैं उनको या कंपनियां हैं उनको हार्मफुल इफेक्ट नहीं देखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का हमारे अकॉर्डिंग ये मानना है। तो इन सब से इफेक्ट क्या पड़ेगा, जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट हैं ये एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट इंश्योर करना चाहता है कि जो हमारे कंपनियां हैं, जो हमारे सिटीजन हैं, जो पर्सन ऑफ इंडिया हैं, उनको किसी भी तरीके का कोई जो है एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, उनके राइट्स की रक्षा की जानी चाहिए। अब यहाँ पर देखा जाए तो इससे क्या होता है, एक्चुअल में जो इंटरप्रेटिव टूल है इंटरनेशनल लॉ का वो जस्ट एडजस्ट नहीं हो पाता है, कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती है। और इससे क्या होता है, जो डिफरेंट केसेज हैं जैसे विशाखा का जो है केस है, जिसे हम बात करते हैं, डिफरेंट जो है केसेस की बातें सामने आने लगती हैं, तो फिर कहाँ पर कंसिस्टेंसी है कहाँ पर नहीं है ये चीज़ें क्रिएट होने लगती है। जैसा कि हमने कहा जो 90 क्लाज 1 जो है इनकम टैक्स का, उसको जो है लेजिस्लेटिव या जुडिशरी अप्लाई नहीं कर सकती, उसको पास सिर्फ पावर जो है एग्जीक्यूटिव के पास है। इसलिए जो है अगर हम बात करते हैं किसी भी लॉ को अगर कोर्ट इंटरप्रेट करता है तो उसे जो है एग्जीक्यूटिव, अगर कोर्ट कुछ भी कहे, लेजिस्लेटिव रिलेशन कुछ भी कहे, फाइनल क्या होगा, फाइनल कॉल आएगा एग्जीक्यूटिव से, यानी एग्जीक्यूटिव जैसा चाहेगा उस ट्रीटी को चला सकता है। ये इसका फाइनल देखा जाए ये पार्ट है। लेकिन इससे क्या क्रिएट होगा, इसे देखा जाए तो एक रेशनलाइजेशन क्रिएट नहीं होगा और इसको हम कहेंगे कि वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी कहेगी। और फाइनली क्या होगा, इंडिया एक ससेप्टिबल कंट्री बन जाएगा इंटरनेशनल क्लेम्स के लिए। और हमारे देखा जाए तो बहुत सारे बायलैटरल जो इन्वेस्टमेंट है, ट्रीटी है, उन पर इफेक्ट पड़ सकता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो जजमेंट की बात करते हैं कि जो जैसे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, एक्चुअल में इससे क्या पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बिकॉज इट इज़ फाइनल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट फाइनल होता है, ये फाइनल है, लेकिन इट इज़ नॉट बिकॉज इट इज़ इनफालिएबल। इनफालिएबल नहीं है इसलिए नहीं, बल्कि ये फाइनल है, इसलिए फाइनल है तो कोई इसमें कुछ कर नहीं सकता है, इसलिए इस चीज़ को मानना अनिवार्य हो जाता है। तो ये था आज का आर्टिकल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।